हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल ही हम लोगों ने एक छोटा सा शॉर्ट्स डाल के आपको बता दिया था कि कल मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा सरप्राइज लेकर के आने वाला हूं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों की बार बार डिमांड रही है, उस चीज को आज मैं फुलफिल करने वाला हूं। ज्यादा लंबी कोई बड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधा सा सरप्राइज बता देता हूं। सरप्राइज यही है कि आप लोगों के लिए जिस प्रकार से हमने साइंस का एक एडवांस लेवल का पूरा कोर्स जो है यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, उसी प्रकार से संपूर्ण निशुल्क बैच एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स का भी मैं जो है आज से शुरू करने जा रहा हूं। सर, आज से शुरू करने का कारण क्या है? तो आप सभी लोगों की बदौलत और आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है इस राजस्थान एकेडमी सिरोही परिवार पर, उस परिवार के आज जो है 29,700 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। अभी मुझे नहीं पता है हो भी गए होंगे तो, और अगर हो गए हैं तो आप सभी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा, नहीं हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और 29,700 विद्यार्थियों का परिवार आज कंप्लीट करिएगा। आज से मैं आप लोगों के साथ में एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूं। सर, ये आप जो है ना एडवांस लेवल नाम देते हो, इसका क्या मतलब है? आप एडवांस लेवल क्यों कहते हो? बेसिकली कारण ये है कि हमारे YouTube चैनल पर इससे पहले की ऑलरेडी दो प्लेलिस्ट अपलोडेड है, दो प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने खुद मैथ्स और साइंस कंप्लीट पढ़ा रखी है। और उन दोनों प्लेलिस्ट को जिस भी विद्यार्थी ने देखा था, उनका सीईटी के अंदर 170 180 तक स्कोर पहुंचा है। उन विद्यार्थियों के प्यार की वजह से ही वह पॉसिबल था। तो अब उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो है काफी चीजों को पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम जो है अपडेटेड कंटेंट के साथ में, और जिस प्रकार के अभी नए क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं, एक क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करते हुए, उसी प्रकार से हमने हमारे नोट्स को भी अपडेट किया, पुरानी आरपीएससी की बुक्स को खंगोला, उनमें से भी अब कंटेंट को उठाया, एनसीईआरटी में से कंटेंट उठाया और अलग अलग बुक्स में से कंटेंट उठा करके पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज का 360 डिग्री पूरा का पूरा एनालिसिस करते हुए जो अब एक बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, उसी सीरीज का नाम हमने रखा है एडवांस लेवल। इसीलिए हमने एडवांस लेवल साइंस का, क्योंकि साइंस के अंदर भी आप कंटेंट देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आज तक हमने 85 वीडियोस एडवांस के अपलोड किए हैं और उसके अंदर किस प्रकार का साइंस का कंटेंट दिया गया है। आप जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देख लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अब मैथमेटिक्स का भी आगाज हो चुका है। बार बार विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर आप मैथ्स और साइंस जो पढ़ाते हो, दासू पढ़ाते हो, बस अब है जो है अब आप साइंस के साथ साथ अब मैथ्स पढ़ाना शुरू करो, कब करोगे एडवांस लेवल? तो आज आखिर उन विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास जो है मैं लेकर के आ गया हूं। और आज हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले पाठ्यक्रम का बहुत अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर जो है छात्रावास अधीक्षक की कर रहे हो। इन दोनों का जो सिलेबस है वो एकदम कॉपी है, पेस्ट किया है सीधा सीधा वहीं से साइंस और मैथ्स के अंदर। तो इसीलिए साइंस और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट अब राजस्थान एकेडमी के हवाले कर दीजिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका मैथ्स और साइंस के लिए ये राजस्थान एकेडमी सिरोही। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वो सब यहीं पर इन्हीं क्लासेस के अंदर टॉपिक के साथ साथ में कवर करवाए जाएंगे। आपको किसी लेवल का अब किसी प्रकार की बुक वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें और भी लेकर के आऊंगा, बस ये प्यार यूं ही बनाए रखना। और चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आज की पहली क्लास के अंदर हम इसकी, तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ्यक्रम विश्लेषण को, यानी कि जो भी हमारा सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस का पूरा एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं ये चीजें जानेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन के बारे में। और गुणनखंड जो है 12 का गुणनखंड 2 3 1 6 12 ये होते हैं, 4 होते हैं, ये नहीं पढ़ना है।
आपको गुणनखंड भी पढ़ना है, बहुपद का गुणनखंड। तो वहां तक की चीजों को पढ़ाने के लिए आईआईटी जेई की तैयारी किए हुए जो है होते हैं, उनको बहुत अच्छे से उसका नॉलेज होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आईआईटी जेई क्वालिफाई कर रखा है, तो उसके लिए जो है आप लोगों को एक बेहतरीन मैथमेटिक्स का कंटेंट मैं दे सकता हूं, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी आप खुद क्लास देखेंगे तो पता चलेगा। ये लक्ष्य सीरीज रहेगी, और ये आप लोगों को लक्ष्य सीरीज आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट होगी, ये भी मैं वादा कर सकता हूं। अब देखिए, कर सकता हूं मतलब ये मैं कह रहा हूं आपको कि ये वादा है, यूं कर सकता हूं मतलब इस कंटेंट को देखते हुए मैं ये वादा करूंगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं गणित की। किसकी बात करेंगे आज अपन? गणित विषय की। भाई बाकी की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, तो गणित के बारे में बात करें तो गणित के अंदर सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि भाई क्या पता, सर तो बस खुद मैथ पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ा रहे होंगे, क्या पता आएगी कि नहीं। तो देखो भाई, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो वैकेंसी आई है, छात्रावास अधीक्षक, उसके अंदर ये 15 मार्क्स की आएगी, सीधे सीधे 15 क्वेश्चन इसका मतलब, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एलडीसी की, तो एलडीसी के अंदर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन का वेटेज जो है 100 में से अगर तीसरा भाग देखें तो लगभग 33 मार्क्स। तो आप अब अपनी जो है देख सकते हैं कि भैया साइंस और मैथ्स का वेटेज कितना है। मैथ्स का इतना है, इतना का इतना आपके साइंस का भी वेटेज है। तो क्यों ना हम इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लें। आसान भाषा में जब समझाया जा रहा है, और जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, आप कमेंट देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं अपने टॉपिकों की। तो बेसिकली दोनों के दोनों में सिलेबस सेम है, और 7 टॉपिक अपने को दे रखे हैं। कितने टॉपिक दे रखे हैं? 7। ये जब सिलेबस ही नहीं पता होता तो हम सोचते हैं बस गणित पढ़नी है, पता नहीं क्या पढ़ना है। अरे भाई देखो तो सही क्या पढ़ना है, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि आसान है, टफ है। अब देखो, पहला आपका टॉपिक दे रखा है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालना, घनफल निकालना, वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। वो भी कहां तक? 6 अंकों की संख्याओं तक। तो इसका मतलब 6 अंकों से बड़ी संख्याओं का घनमूल, वर्गमूल वगैरह हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वैदिक गणित के बारे में नाम सुनते ही हमें डर लगता है। अरे भाई आपको पूरी वैदिक गणित नहीं पढ़नी है, आपको तो केवल और केवल वर्गमूल, घनमूल और इनके बारे में ही सीखना है। और वैदिक गणित की अपने पास में बकायदा 3-4 बुकें पड़ी है, उनमें से बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार सी ट्रिक निकाल करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और उसका बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहा हूं, 1 नंबर का कंटेंट। लेकिन इसकी क्लासें मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तक मैंने इसकी क्लासें नहीं दी है कहीं पर भी। पहली बार YouTube के ऊपर जो है वैदिक गणित लेकर के आऊंगा, और आप खुद देखेंगे कि कितनी आसान शब्दों में समझी जा सकती है। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं आदर्श विद्या मंदिर का, और जो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा होता है उसे वैदिक गणित नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो वैदिक गणित पहली क्लास से पढ़ाते हैं, तो हमने वहां पढ़ रखी है, इसलिए आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा, आप देखिएगा। तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे। इसके अंदर केवल आपके जो है 5 से 6 पेज के नोट्स बनेंगे, उसमें आपका ये पूरा हो जाएगा, और ट्रिक लगानी होगी, सीधे सीधे आंसर निकल कर आएगा। कोई वैदिक गणित के लिए अपन को जो है ना वैदिक काल में नहीं जाना है, ठीक है। अपने को कोई आर्य समाज की स्थापना नहीं करनी है, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी वगैरह ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, उनके बारे में पढ़ लोगे ना तो भी सफिशियंट है। अपने को कोई वैदिक काल नहीं बनाना है, अपने को तो केवल 4 चीजें निकालनी आनी चाहिए: वर्ग, वर्गमूल, घन सॉरी घन और घनमूल, बस खेल खत्म। तो इसकी बात अपन बाद में करेंगे। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, जिससे मैं शुरुआत करता हूं गणित की। वो है आपका गुणनखंड, फिर है बहुपद के गुणनखंड, फिर है समीकरण, फिर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक। अब भैया लघु गणक को सामान्य गणित का टॉपिक नहीं है। लघु गणक का मतलब होता है लॉगरिथम, और लॉगरिथम तब पढ़ाया जाता है जब 11th-12th में स्टूडेंट पहुंचता है, 10th तक तो पढ़ाते ही नहीं। और हम ये कहते हैं कि 10th तक के टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। भैया लघु गणक रटने से नहीं चलेगा, लघु गणक के 10-12 फॉर्मूले हैं, वो समझने होंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप पेपर उठाकर देखो, आया है क्वेश्चन, समझ में आई बात। तो इसलिए चीजों को सीखना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो लघु गणक और ये जो पूरा बोला मैंने, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक,
इस टॉपिक से अपन शुरुआत करेंगे। इसके एक एक टॉपिक को अपन टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके एक से एक बेहतरीन उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। आपको बता दूं 7 टॉपिक है, 7 में से देखो 15 क्वेश्चन बनाने हैं। और अगर इसके सब टॉपिक्स करोगे तो देखो गुणनखंड एक अपने आप में अलग से टॉपिक है, बहुपद के गुणनखंड एक अलग से टॉपिक है, समीकरण अलग टॉपिक है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण अलग है, द्विघात समीकरण अलग से है, लघु गणक अलग है। तो इसका मतलब इनमें से छात्रावास अधीक्षक में इस पूरे में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा तो नहीं मिलने वाले। लेकिन एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए ये कंफर्म है भैया कि आपको तो इन अलग अलग टुकड़ों में से एक एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो सेकेंड यूनिट से 1 2 3 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। लास्ट ईयर आए हैं, आप पेपर देखिए पता चल जाएगा। तो अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो पहले अपन ये समझेंगे कि संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ताकि ये अपने क्लियर हो जाएगा कि गुणनखंड होता क्या है आखिर। आधे बच्चों को सीधे ही ये पढ़ा दिया जाता है कि इस बहुपद का गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, उसे यही नहीं पता कि गुणनखंड होता क्या है, तो कैसे निकालना सीखेगा। तो इसलिए पहले मैं आपको गुणनखंड सिखाऊंगा, फिर बहुपद के गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। इसी के साथ आपका फिर देखिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा। हाँ, ये जो टॉपिक है ये आप कहीं भी पढ़ लीजिए, सब कोई पढ़ा सकता है, क्योंकि ये सामान्य गणित का टॉपिक है और ये हर एग्जाम में रहता है। लेकिन इससे ऊपर वाला टॉपिक, इसके नीचे वाले टॉपिक नहीं रहते हैं। इसको आप एडवांस मैथ जो एसएससी वाले कहते हैं ना, वो मैथ है यहाँ पर। अब वो आप जो है ऐसे ही पढ़ रहे हो मजे के साथ में, बस त्रिभुज का फॉर्मूला याद कर लिया हो गया, नहीं भैया, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा कंटेंट पढ़ना होगा। फिर देखो अब ये ज्योमेट्री की बात आ जाती है कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूपता, ये 10वीं में इसके बहुत सारे नियम है। आरएचएस क्या होता है, एसएएस क्या कहता है, ए क्या कहता है, एसएसएस क्या कहता है, एएसए क्या कहता है, अलग अलग रूल है सर्वांग क्षमता के, समरूपता के। उनकी बात करनी होगी, उनको अच्छे से समझना होगा, उनकी थ्योरम, उनके क्वेश्चंस को करने सीखना होगा हमें, ठीक है। फिर देखिए त्रिभुज है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां निकालना, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन करना भी हमें आना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है उसको निकालने के लिए भी हमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो हम सीखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से भी आपको जो है कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ऊपर वाले से भी 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, उल्टा 5 से 6 भी पहुंच सकता है कई बार तो। फिर देखिए समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। समतल आकृति का मतलब है आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, इनके क्षेत्रफल। फिर आगे देखो वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। अब ये तो आ गया समतल आकृति के अंदर। फिर आपको घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल और इनके आयतन निकालना भी सीखना है। और इसका पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो मेरा 1-1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो है, और उस वीडियो के अंदर मैंने सेकंड ग्रेड के लिए भी ये सेम टॉपिक है, सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को पता होगा, ये सेम टॉपिक उनके भी दे रखा है और उनके लिए मैंने पढ़ा रखा था। अब उससे भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इस पूरे स्मार्ट बोर्ड पर लेकर के आऊंगा। तो आप उस वीडियो को अगर पहले देखना चाहते हो तो देख सकते हो, सर्च मार करके, ठीक है। सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके बाद छठा टॉपिक है आपका कोण, उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ऊंचाई और दूरी, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद में है आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण करना। और आंकड़ों के द्वारा चित्रों का निरूपण कैसे, मतलब आपका आयत चित्र क्या होता है, दंड आलेख क्या होता है, पाई चार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आपको सीखना है। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनके बारे में। फिर माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ये माध्य विचलन जो होता है आपका, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके स्टैटिक्स के एडवांस टॉपिक है जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो, वो सब यहाँ पर पढ़ने होंगे। और वो आपको अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको जो है हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। फिर जन्म, मृत्यु और सांख्यिकी और सूचकांक, इंडेक्स। भैया ये देखो सूचकांक, ये इंडेक्स नंबर जो है आपका
स्टैटिक्स का पूरा प्योर टॉपिक है, ये हमने यूट्यूब के ऊपर करवा रखा है। इन्वेस्टिगेटर की आप क्लास देखेंगे जहां स्टैटिक्स पूरी करवाई गई थी, वहां हमने ये पढ़ा रखा है। और ये सभी टॉपिक अब आपको जो है मैं सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज एकदम अच्छे से पीवाईक्यू के साथ में इसी चैनल पर, इसी बोर्ड के ऊपर मैं खुद ही करवाने वाला हूं। बस आपको तो एक काम करना है, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इन सभी टॉपिक को अपन एकदम अच्छे से नोट्स बनाते हुए सीखेंगे, इसलिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बस एक काम करना है, क्या, डेली आना है 9 बजे, और साथ ही साथ आपको क्या लेकर आना है, कॉपी और पेन, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे और लिखोगे और सीखोगे चीजों को, ठीक। चलो, अब आप सभी अपनी ये जो है बता दिया कौन कौन से टॉपिक है, कैसे पढ़ने हैं, अपन ने देख लिया कि भाई इसमें से किस में से, देखो हाँ हो सकता है किसी को डाउट आ रहा हो, तो ये लगभग सभी टॉपिकों में से एलडीसी के अंदर 4-4 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। और आपके जो छात्रावास अधीक्षक है, हॉस्टल सुप्रिंटेंडेंट है, उसमें तो 15 ही मार्क्स है, यानी 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में आप ये मान सकते हो कि इसमें से जो प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा, या दो एक एक दो हो जाएंगे, तो आपके लगभग 15 क्वेश्चन तो इसमें पूरे हो जाते हैं। इसलिए आपको तो जो है ऊपर ऊपर से भी अगर पढ़कर चले गए, मतलब जो यहाँ पर बताया जाएगा उसकी स्टार्टिंग की दो क्लासेस सबकी देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और अगर एलडीसी की तैयारी करनी है तो फिर जितने भी एक टॉपिक के 10 वीडियो भी आते हैं तो 10 के 10 पूरे करने पड़ेंगे, तब आप जो है आसानी से 50 में से, ये यकीन मान के चलिए दोस्तों, 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। मैंने किए, मैं आपके करवा के रहूंगा, ठीक। देखो अब आप सभी अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे फटाफट से, क्या, तो आप हेडिंग डालेंगे गुणन खंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डालिए गुणन खंड। तो आप सभी ने हेडिंग डाल दी होगी गुणन खंड। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुणनखंड को अगर आसान भाषा में अपन समझे तो इसका मतलब बेसिकली यही है, किसी एक संख्या को अपने को क्या करना है, अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। क्या करना है, किसी एक संख्या को अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। अच्छा सर क्या कह रहे हो, देखो भाई, इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास में आ गए ये 14, क्लियर, कितना आया 14। इस 14 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1 × 14, हाँ सर लिख सकते हो। फिर क्या मैं 2 × 7 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। फिर और कुछ ऐसी संख्याएं हैं क्या जिसका मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे 14 ला सकता हूं, तो इसके अलावा और कोई संख्या है नहीं, है ना भाई। देखो, 1 आ गई, 14 आ गया, फिर 2 से 7 आ गया, फिर 3 से आ नहीं सकता, 4 से आ नहीं सकता, 5 से आ नहीं सकता, 6 से नहीं आ सकता, 7 से नहीं आ सकता। भाई 7 दूनी 14, तो वो आई क्या, 2 से 14, अल्टीमेटली बात एक ही है। फिर 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में आ चुका है, 14 एकम 14 बस। तो अब इस 14 को अपन ने कितनी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा, तो एक तो 1 के गुणा में लिखा, एक 14 के खुद के लिखा, और एक 2 के लिखा, एक 7 के लिखा। तो ये जो 4 आपके पास में संख्याएं आई है, कौन कौन सी, 1, 14, 2 और 7, ये चारों के चारों इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। अच्छा सर, अब हम समझ गए कि कोई एक बड़ी संख्या है, उसको तोड़ना है गुणाओं के रूप में। हाँ बिल्कुल आप सही समझे हैं, किसी भी संख्या को क्या करना है, गुणाओं के रूप में तोड़ना है। जैसे 14 को तोड़ा, ऐसे ही आप 15 को खुद तोड़ करके देखिए एक बार। तो आप 15 को अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, तो देखो 1 × 15 आएगा एक, तो ठीक है। एक क्या आ जाएगा भाई, 2 से तो आ नहीं सकता 15 कभी, तो 3 से आएगा, फिर 4 से आ नहीं सकता, फिर 5 या 15, तो वही 3 × 5 = 15 आ गया है। फिर 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, क्लियर, 15 तक आ ही चुके हैं। तो अब इसके भी देखो 4, पर ऐसा अब रट्टा मत मार लेना कि सभी के जो है 4 ही गुणनखंड होते होंगे। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ऐसी संख्या जिसके ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। देख लो 15 के तो कितने आ गए, 4 वापस आ गए। अब अगर मान लीजिए मैं 72 को लिखता हूं, 72 को,
तो देखो क्या लिखेंगे, 1 × 72, ठीक है, 2 × 36, ठीक है, 3 क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए 3 का कितनी बार आ सकता है, तो 3 × 2 चौक, बिल्कुल 24×3 = 72। फिर 4 को अगर लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, तो 18×4 = 72। 5 में नहीं आ सकता, 6 में देखिए, तो 6 का आ जाएगा 6 × कितना, 12, 12×6 = 72 होता है। फिर 7 के अंदर, तो 7 के अंदर भाग देखो, देखो नहीं जाएगा। 8 में जाएगा, 8×9 = 72, तो 8 × 9 कर लीजिए, क्लियर। फिर 9 में, तो 9×8 = 72 हो ही चुका है। फिर 10 में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा नहीं। 12 का देखिए कितनी बार आएगा, तो 12×72, अच्छा तो 12 आ ही चुका है। फिर 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 18×4 = 72 मतलब आ चुका है ना, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। 19 का नहीं आएगा, 20 का नहीं आएगा, फिर 21 का नहीं आ सकता, 22 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आ चुका है, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, सभी लगभग आ गए हैं, है ना। तो अब अगर मैं 72 के गुणनखंड लिखूंगा, है ना, अब मैं अगर 72 के गुणनखंड लिखूंगा तो देखो कितने सारे हो रहे हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, ये लीजिए। अब देखिए आप, 72 के अगर गुणनखंड लिखें तो कितने होते हैं, तो एक तो एक आएगा, एक 72 आएगा, और इसके साथ में 2 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर 9 आएगा। अब इसके गुणनखंड गिनो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ हो भाई साहब, पूरी की पूरी गैंग आ गई रे हैं। एक और आ जाता तो पूरी क्रिकेट टीम बन जाती, 11 खेल लेते, 2 एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, आ गए 12। अब देखो, तो एक तो भरम टूट गया ना आपका, कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कोई फिक्स नहीं है कि 4 ही होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर। दूसरी चीज आपको इसमें क्या समझ में आई होगी, कि आप किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो उस संख्या को देखते ही बता सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हो कि नहीं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 1 और 15 इसमें भी आ रहा है, 15 के गुणनखंड में 1 और 15 आया ही आया, 14 के अंदर 1 और 14 आया ही आया, 72 के अंदर 1 और 72 तो आया ही आया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक फैक्ट है, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो हम उस संख्या को देखते ही कह देंगे। कौन कौन से, एक तो एक, और एक वो खुद संख्या, जो भी संख्या बोले वो खुद संख्या भी जो है उसका गुणनखंड होती है। तो 2 गुणनखंड याद रखना, एक तो एक और एक वो खुद संख्या, तो 2 गुणनखंड तो हमें मिल जाएंगे। फिर आगे जो है आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड से ज्यादा ही गुणनखंड अपने को मिलते हैं, क्लियर। तो अपन इन पॉइंटों को, जो जो चीज यहां मैंने बताई, सबसे पहले क्या बताया, गुणनखंड होता क्या है, तोड़ना, है ना, उसकी डेफिनेशन। फिर किसी भी संख्या के जो गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें क्या पॉइंट काम आएगा, कि एक तो एक होगा ही होगा, एक वो खुद संख्या होगी होगी, और एक और उस संख्या के अलावा भी कम से कम किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड होते ही हैं, क्योंकि आप किसी भी संख्या को हमेशा 2 संख्याओं के गुणा के रूप में तो लिख ही लोगे, है ना, और 2 वो खुद हो जाएंगे। भाई देखो 15 के भी 4 आए, इसके भी 4 आए, तो कम से कम 4 गुणनखंड तो हर संख्या के होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई ना बात। चलिए, तो अब जो है इन चीजों में से जो जो मैंने यहां बताई है वो सब लिखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि क्या हर बार ऐसे गुणनखंड हम लिख लिख कर पता लगाएंगे। अगर कोई बड़ी संख्या आ गई 512, अब 512 के गुणनखंड अगर मैं ऐसे लिखने जाऊंगा सर, तो मेरे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे तो टाइम उसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्रवीण सर है और सीधे सीधे ट्रिक बताएंगे, तू तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखिए अब, तो अब सबसे पहले आप गुणनखंड की डेफिनेशन लिखेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड लिखिएगा,
गुणनखंड एक धनात्मक गुणनखंड एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? ये चीज भी याद होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती है छोटी छोटी थ्योरेटिकल फॉर्म में और फिर हमें यही चीजें नहीं पता होती। जो किसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से क्या करती है, किसी संख्या को पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विभाजित करती है। समझ में आ गई बात? विभाजित का मतलब भी क्या हुआ, तोड़ना। तो मैंने क्या बोला, सीधा सा शॉर्टकट तो याद रखना, गुणनखंड का मतलब है तोड़ना। लेकिन डेफिनेशन ऑफिशियली देखो गणित क्या कहती है, कि जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब इसके नोट पॉइंट में लिखिए, जो आपको पीछे उदाहरण समझाया उनसे क्या चीजें समझ में आई है। तो सबसे पहला नोट पॉइंट आ जाता है कि एक हर संख्या का गुणनखंड है। एक हर संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड तो होता ही होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि हर प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो हर प्राकृत संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ठीक है, चलिए ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि एक के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा, एक के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याएं, एक के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याएं या संख्याओं के कर दो, संख्याएं नहीं, संख्याओं के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। अब यहां पर अगर आपने एक चीज नोट की हो, तो मैंने यहां पर कहीं पर भी केवल संख्या शब्द यूज नहीं किया है, मैंने शब्द यूज किया है प्राकृत संख्या। क्यों? और यहां यूज किया हर संख्या। इसका अंतर भी समझ लीजिए, बहुत काम की चीजें, छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगा। देखिए, आपने गणित के अंदर नाम तो जरूर सुना होगा, पढ़ा है कि नहीं वो चढ़िए, नाम तो सुना होगा कि अभाज्य संख्याएं भी होती है, यानी प्राइम नंबर्स भी होते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जो संख्याएं तोड़ी नहीं जा सकती ना, उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आप उदाहरण के लिए आप इधर देखिए, सीधे सीधे से 7 ले लीजिए मान लो, तो 7 के गुणनखंड केवल क्या होंगे, 1 और 7। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। समझ में आई बात? तो अगर अब बात की जाती है कि क्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंड जो है वो 4 होते हैं कम से कम? नहीं, प्राकृत संख्याओं के कम से कम गुणनखंड जो है 4 हो सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के तो 2 ही होते हैं, एक वो खुद संख्या और एक। समझ में आ गई बात? इसके अलावा इनका कोई नहीं होता। ऐसे उदाहरण के लिए आप 19 ले लीजिए, 19 के अंदर केवल 1 और 19 ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
17 ले लीजिए आप। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे देखो 2, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इनको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये जो है लाइनें लिखवा रहा हूं, वो लाइनें भी याद रखना, वहां एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। हर संख्या के 2 गुणनखंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे कि मान लो कोई एक संख्या है n, जिसे अपन प्राकृत संख्या जो होती है उसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं n। तो n बराबर अगर लिखा हुआ आ जाए कि a की पावर में x गुणा b की पावर में y गुणा c की पावर में z, ठीक है। n प्राकृत संख्या के बराबर लिखा हुआ आ जाए कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। मैं सिखाऊंगा ये कैसे आता है और इनमें ही बदल कर अपन ट्रिक लगाएंगे। और यहां पर जो आपकी ये ए, बी और सी है, ये अभाज्य संख्याएं होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या, यानी 2, 5, 7 ऐसी, ठीक है। ये अभी आगे आ जाएगी, सब आएगी अभाज्य संख्या। तो आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि n एक संख्या है जिसके बराबर लिखा हुआ आ जाए कि a की पावर x प्लस गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z। तो abc जो होता है वो अभाज्य संख्या होती है। तो फिर इस संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? किसकी? गुणनखंडों, यानी सीधे सीधे अब गुणनखंडों की संख्या निकालने की ट्रिक याद रखना। गुणनखंडों की संख्या, और वो संख्या निकल करके आपके पास में कितनी आ जाएगी? तो सीधे सीधे अब आप क्या करोगे, जो इनकी घाते हैं x, y और z, इनके अंदर प्लस वन करते हुए गुणा कर दो, यानी x प्लस वन गुणा y प्लस वन गुणा z प्लस वन। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अब आपको 72 के जो गुणनखंड है, जैसे अपन ने पीछे लिखे थे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस रूप में बदलेंगे, वो मैं सिखाऊंगा कैसे बदलते हैं, और बदल कर सीधा ये कर देना, आपका आंसर 12 आ जाएगा। विद इन 2 लाइन्स आपका आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, अब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 512, 1000 ऐसी बड़ी बड़ी जो संख्याएं आएगी, उनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, वो अपन अब जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आप लोगों को 72 वाला जो उदाहरण लिया था, उसी 72 को लेकर के, 72 को लेकर के इस नियम से अपन अब गुणनखंड निकालते हैं। देखिएगा, अपने पास में क्या था? 72, है ना। देखिए एग्जाम्पल, भर भर के मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, सभी पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। अब देखो 72 है, इस 72 के अंदर आप क्या करोगे, जो भी संख्या आपको दी जाती है ना, जैसे यहां 72 दी है, आगे कोई और भी संख्या देंगे, उसके अंदर जितनी छोटी संख्या से भाग जाता हो उतनी छोटी संख्या का भाग देंगे। देखो 72 में एक का तो जाएगा, एक को छोड़ देना है, एक के अलावा दो का जाता है क्या? हाँ, तो दो का भाग देंगे किसमें? 72 में। कितनी बार जाएगा? तो 36 टाइम जाएगा। कितनी बार एक मिनट है ना, ये हो गया एक्चुअली क्या मच्छर आ गया था, तो इस वजह से इसको सेट, एक है ना, अब सही है। ठीक है, देखिए, तो दो का भाग देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। बस जितनी बार जा रहा है उतनी बार ही आपको पूरा पूरा भाग दे देना है। फिर अब 36 के अंदर दो का जाता है क्या? हाँ, दो का जाता है। कितनी बार जाएगा? तो 18 बार जाएगा। 18 में वापस चेक करो, दो का भाग जाता है क्या? हाँ, जाता है। कितनी बार? 9 बार। अब 9 के अंदर दो का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो दो के अगली संख्या ले लो आप, 3, है ना। 3 का जाता है? हाँ, जाता है। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बचा, अब 3 के अंदर तो किसी का जाएगा ही नहीं, 3 के अलावा, तो 3 का भाग दे देंगे। कितनी बार गया? एक बार। जैसे ही यहां पर एक आ गया, आपका काम खत्म। यहां आते ही क्या हो गया? खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, खत्म, ये हो गया इधर खत्म, टाटा बाय बाय। अब बस आपका आंसर
आ चुका है। अरे सर नहीं आया, देखो देखो आया, कैसे आया देखो। अब लिखोगे आप क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आ गया। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 3 बार। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। बस पावर का मतलब तो यही होता है ना, कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। तो 2 3 बार आ रही थी इसलिए 3 लगा दिया, 3 2 बार आ रहे थे इसलिए 2 लगा दिया। अब देखो, अरे 72 को ही तो अपन ने ये लिखा है। हाँ सर सही बात कही। तो 72 को अगर ये लिखा है तो अब 72 तो हो गया आपका n। और 2 और 3 दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, इनको आगे और विभाजित भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब ये तो फॉर्मेट बन गया a की पावर x गुणा b की पावर y का। हाँ सर सही है ना। अब इसके गुणनखंडों की संख्या होती है x+1 गुणा y+1। हाँ सर ये भी बात सही है। तो इसमें कंपैरिजन करें तो x और y की वैल्यू है 2 और 3, तो यहां पुट करो। तो x की वैल्यू 3 यानी 3+1, और इधर क्या है 2+1, पुट करो। 4 और 3 तो 4 तिया 12, कितना आ गया 12। क्या बात है सर, मजा आ गया, 12 आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल है ना। अभी तो आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन देखो ये तो मैंने सब चीजें धीरे धीरे समझाई है इसलिए। बाकी आपको जो पीछे वाले अभी क्वेश्चन करवाए थे वो बहुत आसानी से अब जो है इस मेथड से आप कर सकते हो। तो क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसको पहले आप सबसे छोटी संख्या से भाग देते हुए आगे बढ़ोगे, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए लेकिन। फिर जैसे ही एक आ जाए आपका काम खत्म। फिर क्या करो, उस संख्या को देख लो कौन सी संख्या कितनी बार आई है, पावर के रूप में लिख करके एक्स वाई की वैल्यू रखो, आंसर चुटकी हो। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं अगला एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत ही अच्छा सा, मतलब इसी टाइप का एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूं मैं। बहुत छोटा सा लूंगा, आप समझ जाएंगे। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट से, ठीक है। करिए जल्दी नोट डाउन। चलो आगे बढ़े, देखिएगा आप मैं करवाता हूं। मान लो मेरे दिमाग में आया कि सर मैं 12 का करना चाहता हूं, है ना, छोटी संख्या ली मैंने तो 12 केवल। तो कुछ भी नहीं करना, 12 के अंदर क्या करोगे, वही 12 में सबसे पहले 2 का जाएगा 6 बार, 6 में जाता है 2 का कितनी बार, 3 बार, 3 में जाएगा 3 का कितनी बार, 1 बार। क्लियर, बस आ गया। अब 12 को क्या लिखेंगे अपन, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2+1 गुणा 1+1, तो ये हो गया 2 और 1 3, और इधर 1 और 1 2, 3 दूनी 6, आंसर। अब आप जो है अलग अलग निकाल करके देख लेना, आपके आंसर आ जाएंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। 12 के टोटल गुणनखंड कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ गए ना एकदम अच्छे से। बस तो ये हो गया, खेल खत्म। और ऐसे ही आप जो है अपनी इच्छा अनुसार आप घर बैठे बैठे कुछ भी निकालते रहिएगा। आगे मैं आपको अब जो है ये भी सिखाऊंगा, लेकिन क्या सर, ये सिखाऊंगा कि ये जो गुणनखंड अलग अलग आपने निकाले इन सभी का योग क्या होता है। क्योंकि अभी आप जो है बहुपद के गुणनखंड नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप केवल और केवल जो आपके सिलेबस में देखो, पहले ये गलती कर जाते हैं, हम सीधे बहुपद के गुणनखंड पढ़ने चले जाते हैं, जबकि हेडिंग में पहले ये है कि गुणनखंड, फिर है बहुपद के गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड समझेंगे और उसके बाद में बहुपद के गुणनखंड अपन निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की क्लास में मजा आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर भी करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। जितना ज्यादा इस वीडियो को प्यार मिलेगा उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगली क्लास इससे भी बेहतरीन लेकर के आऊंगा और इससे भी लंबी रखने की कोशिश करूंगा। और अगली क्लास में गुणनखंड आपका कंप्लीट है, ठीक है। मैं ऐसे ही करने वाला हूं, जो चीज मैं सोच कर आऊंगा कि यहां तक कंप्लीट करवाना है वो पूरा, फिर अगली क्लास में सीधा, भले वो लंबी क्लास बने चाहे छोटी क्लास बने, मेरा ये सिस्टम रहता है, ठीक है। तो अगली क्लास में गुणनखंड अपना कंप्लीट हो जाएगा, और उससे अगली क्लास में बहुपद के गुणनखंड का आधा पोर्शन, और उससे अगली क्लास में बहुपद के गुणनखंड भी कंप्लीट, वो भी 20 क्वेश्चन के साथ में। तो आप यकीन मान के चलिए 10 से 11 वीडियो में ये सेकेंड यूनिट आपकी लघु गणक तक पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आप लगातार अब बने रहिएगा, और ये क्लासें आपकी शुक्रवार तक आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक
सैटरडे संडे को क्लास आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक कंटिन्यू आएगी। सैटरडे संडे को भैया देखो ऐसा है, इंसान हूं, पर्सनल लाइफ है, घूमना फिरना भी हो गया है, टाइम पास भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है ना। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।